तो चलिए इसमें सीधे डाइव इन करते हैं। सोचिए, एक ऐसी प्रजाति जो पिछले 66 मिलियन सालों से इस धरती पर है, जिसने एस्ट्रॉइड्स के गिरने और आइस एजेस जैसी बड़ी तबाहियों को झेला और बची रहीं। वही एंशिएंट लेदरबैक टर्टल आज एक 80,000 करोड़ रुपए के आधुनिक मेगा प्रोजेक्ट के आगे लाचार खड़ी है। आज के इस विश्लेषण में हम उसी स्रोत का एक गहरा आकलन करने वाले हैं, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बड़े बड़े दावों और उसकी जमीनी हकीकत के बीच की कड़ी तुलना करता है। ये मुद्दा सच में बेहद गंभीर है और इसे समझना उतना ही जरूरी। आज के इस एनालिटिकल सफर में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, द मेगा प्रोजेक्ट। दूसरा, इकोलॉजिकल डिजास्टर। तीसरा, थ्रेट टू द शॉम्पेन। चौथा, द मलाका डिलेमा। और आखिर में, कमर्शियल रियलिटीज। हम देखेंगे कि स्रोत कैसे इस प्रोजेक्ट के स्केल, इसके पर्यावरण और मानवीय नुकसान, जियोपॉलिटिकल दावों और इसके पीछे के व्यावसायिक कारणों को एक एक करके खोलता है। चलिए अब द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मुद्दा आखिर कैसे आगे बढ़ता है। इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के मुख्य स्थान गलाथिया बे को लेकर स्रोत एक बहुत ही भावुक डिटेल सामने रखता है। गलाथिया बे भारत में इन विशालकाय लेदरबैक टर्टल्स का सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है। जैसा मैंने पहले बताया, इन टर्टल्स ने 66 मिलियन सालों तक धरती पर हर बड़ा संकट झेला है। लेकिन शोधकर्ता ये पॉइंट आउट करते हैं कि इस एक मेगा प्रोजेक्ट के आने से इनकी 90% से ज्यादा नेस्टिंग साइट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर इस 81,000 करोड़ के मैसिव प्रोजेक्ट में बन क्या रहा है। स्रोत के अनुसार इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक मिलिट्री और सिविलियन दोनों के काम आने वाला एयरपोर्ट, एक 450 MVA का बड़ा पावर प्लांट और एक पूरी कमर्शियल टाउनशिप। दस्तावेज बताते हैं कि इन योजनाओं के जरिए 2028 तक लगभग 6.5 लाख बाहरी लोगों को इस अनोखे द्वीप पर बसाने का प्लान है। यहाँ से हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, अ लूमिंग इकोलॉजिकल डिजास्टर। स्रोत सरकारी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की नैरेटिव पर यहाँ कई बड़े सवाल खड़े करता है। यहाँ आंकड़ों में एक बहुत ही साफ और बड़ा कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ सरकारी आंकड़े कहते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए करीब 7.11 लाख पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन वहीं इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का अनुमान है कि असल में लगभग 1 करोड़ पेड़ों को काटा जाएगा। और देखिए, ये कोई आम पेड़ नहीं है। स्रोत जोर देकर बताता है कि ये 100 साल पुराने अनटच्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं। ये जंगल हमारी धरती के लिए एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम का काम करते हैं, और इनका इतने बड़े पैमाने पर सफाया होना पर्यावरण के लिए एक भयानक झटका है। और ये आकलन इस बात को बहुत शानदार तरीके से दर्शाता है, खास करके जब हम इस टाइमलाइन को देखते हैं। साल 1997 में गलाथिया बे को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। 2020 तक के सरकारी नक्शे इसके आसपास हरे भरे कोरल रीफ्स दिखाते थे, लेकिन शोध बताता है कि जनवरी 2021 में अचानक से इस बे का सेंचुरी स्टेटस हटा दिया गया और नक्शों से इन कोरल रीफ्स को पूरी तरह गायब कर दिया गया। स्रोत का यह आरोप है, ये सारे बदलाव सिर्फ इस प्रोजेक्ट का रास्ता साफ करने के लिए किए गए हैं। अब जब इन कोरल रीफ्स को हटाने की बात आती है, तो सरकार का प्लान इन 16,150 से ज्यादा कोरल कॉलोनीज को दूसरी जगह रीलोकेट करने का है। सुनने में शायद ठीक लगे, पर साइंटिफिक कम्युनिटी का इस पर क्या कहना है? उन्होंने इस रीलोकेशन प्रोसेस को अनप्रूवन माना है और इसे पूरी तरह से साइंटिफिक मैडनेस यानी वैज्ञानिक पागलपन करार दिया है। उनका तर्क है कि इतने विशाल पैमाने पर कोरल्स को उखाड़कर दूसरी जगह बसाना एक हाईली एक्सपेरिमेंटल कदम है और बहुत संभव है कि ये कोरल जिंदा ही न बचे। चलिए अब इस चर्चा के तीसरे पहलू पर चलते हैं, थ्रेट टू द शॉम्पेन ट्राइब। मरीन इकोलॉजी की इन बातों से आगे बढ़ें तो मानवीय कीमत और भी ज्यादा चौंकाने वाली लगती है, खास तौर पर जब बात वहां की बेहद संवेदनशील आदिवासी जनजातियों की हो। 2011 के सेंसस का हवाला देते हुए स्रोत एक रोंगटे खड़े कर देने वाला आंकड़ा पेश करता है। सोचिए, शोम्पेन ट्राइब के सिर्फ 29 इंडिजिनस लोग, जिनका बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं है, अब उन्हें 6.5 लाख बाहरी लोगों की आबादी का सामना करना पड़ेगा। स्रोत इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि बाहरी लोगों के आने से ऐसी बीमारियां द्वीप पर आएंगी जिनके खिलाफ इन आदिवासियों के पास कोई इम्यून डिफेंस नहीं है। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि इस पूरे खतरे को कितना गंभीर माना जा रहा है।
13 अंतर्राष्ट्रीय जेनोसाइड एक्सपर्ट्स और सर्वाइवल इंटरनेशनल ने इस प्रोजेक्ट को सीधे तौर पर शोम्पेन ट्राइब के लिए एक डेथ सेंटेंस और उनके नरसंहार यानी जेनोसाइड के बराबर बताया है। यह एक बहुत ही संगीन आकलन है जो इस मुद्दे की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा स्रोत ने उस लीगल फ्रेमवर्क पर भी सवाल उठाए हैं जिसके तहत इस प्रोजेक्ट को पास किया गया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के मुताबिक जमीन के निर्णय के लिए बनी कमेटी में कम से कम 2 ट्राइबल मेंबर्स होने चाहिए थे, पर वहां सिर्फ एक था। जिस ग्राम सभा ने इसे अपनी मंजूरी दी उसमें एक भी आदिवासी सदस्य नहीं था, और उससे भी बड़ी बात, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आमतौर पर महीनों लेता है, उसे जल्दबाजी में महज 6 से 7 दिन में निपटा दिया गया। स्रोत का दावा है कि उन फैक्ट्स को चेरी पिक किया गया जो प्रोजेक्ट के फेवर में थे। अब हम आते हैं इस मुद्दे के चौथे हिस्से पर, द जियोपॉलिटिकल मलाक्का डिलेमा, जिसे कई बार प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत जरूरत पड़ने पर चाइना के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को ब्लॉक या चोक कर सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए देखते हैं कि स्रोत भौगोलिक वास्तविकता का इस्तेमाल करके इस जियोपॉलिटिक्स के दावे को कैसे टेस्ट करता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये ज्योग्राफी है। डेटा के हिसाब से ग्रेट निकोबार दरअसल अंडमान सी में स्थित है और ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर है। अगर आप एक नेवल चोक पॉइंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर जगह सिंगापुर और मले पेनिनसुला के पास है, जहां स्ट्रेट की चौड़ाई घटकर महज 2.8 से 15 किलोमीटर तक रह जाती है। स्रोत इस ज्योग्राफी को दिखाकर ये समझाता है कि ये द्वीप एक नेवल चोक पॉइंट की तरह काम करने के लिए बहुत ज्यादा दूर है। और स्रोत कहता है कि चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को ब्लॉक कर भी दिया गया, तो क्या होगा? स्रोत याद दिलाता है कि पिछले 2 दशकों में चाइना ने ऐसे कई ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स तैयार कर लिए हैं, चाहे वो म्यांमार की पाइपलाइंस हो, सी पैक हो या सेंट्रल एशिया से सप्लाई लाइंस हो। इन सब को देखते हुए स्रोत का मानना है कि इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पर आगे बढ़ाना आर्थिक और स्ट्रेटेजिक रूप से ठीक नहीं बैठता। और अब हम अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, कमर्शियल गोल्स वर्सेस कंजर्वेशन। यहाँ स्रोत बताता है कि इस मैसिव डिफॉरेस्टेशन के पीछे का आखिर असल मकसद क्या है। जब हम नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से आगे बढ़ते हैं तो ऑफिशियल प्रोजेक्ट प्लान्स की सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। इन डॉक्यूमेंट्स में साफ लिखा है कि यहाँ कसिनोज, रिजॉर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स बनाने की योजना है। स्रोत सीधा पॉइंट करता है कि एक प्राचीन नेचर रिजर्व को टूरिस्ट टाउनशिप में बदलने के पीछे दरअसल बड़े कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स हैं। इसमें अदानी पोर्ट्स जैसी कंपनियों के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का भी जिक्र किया गया है। एक तरफ कैसीनोज और रिजॉर्ट्स हैं और दूसरी तरफ हजारों साल पुराने रेन फॉरेस्ट्स और वहां बसने वाले आदिवासियों की जिंदगियां। क्या इस कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए ये कीमत चुकानी चाहिए? स्रोत अपने इस आकलन को इस चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। ये न सिर्फ इस पूरी बहस का सार है, बल्कि इस बात पर विचार करने पर मजबूर करता है कि हमारी सच्ची धरोहर क्या है। और इसी आखिरी सवाल के साथ इन सोर्सेस पर आधारित हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।